हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करने वाले हैं सभी एडवर्टाइजमेंट कोड की, जो कि म्यूचुअल फंड्स के लिए दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और सेबी जब ये कहती है कि भाई आपको एडवर्टाइजमेंट अगर देनी है तो एडवर्टाइजमेंट देने के तरीके होंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स के, उन सभी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कोई ना कोई कोड बनाया गया। क्योंकि मालूम है सेबी को कि अगर किसी बड़े व्यक्ति को या किसी जैसे स्टार हो गया या कोई बॉलीवुड का स्टार हो गया, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, अगर उस व्यक्ति को एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिया जाए तो वो किसी भी म्यूचुअल फंड, चाहे उसकी परफॉर्मेंस पीछे बेकार रही हो या आने वाले समय में उसके बारे में कुछ कह ना सकते हो, माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में भी उस म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा लोग डाल देंगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति से प्रभावित हैं जिसने ये एडवर्टाइजमेंट दी है। तो एडवर्टाइजमेंट का प्रॉपर कोड है, राइट, और इसमें क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा, वो सब बातें करेंगे। और सेलिब्रिटी से जुड़े हुए भी इसके अंदर पॉइंट्स है कि आप सेलिब्रिटी से क्या करवा सकते हो, क्या नहीं करवा सकते हो, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा ये क्लिप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसमें आप चेक करिएगा कि यहाँ पर क्या स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को जो है प्रमोट किया गया कि नहीं। आइए सुनते हैं ये एडवर्टाइजमेंट, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर ये एडवर्टाइजमेंट की है। आइए देखें। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन यहाँ पर एक बात बड़े क्लियर कट ये बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार में ये जो है ये जोखिम मौजूद है। ये सुने। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखें तो आपको यहाँ से क्लियर कट पता लग जाएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चलाने वाली किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जा रहा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यहाँ पर केवल ये बोला कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये निवेश बाजार के जोखिम जो है वहाँ पर भी हैं, उसी के अधीन है। तो इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें, उससे जुड़े हुए दस्तावेज यानी स्कीम डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ें, तभी इन्वेस्टमेंट करें, राइट। सो कहानी यहाँ पर यही आती है कि सेबी एडवर्टाइजमेंट कोड जब बना रहा है तो उसके बाद उन्होंने जब अलाउ भी किया तो उसके पीछे का केवल और केवल यही टारगेट था कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे उनको उसके बारे में ज्ञान तो मिले, नॉलेज तो मिले, लेकिन वो किसी की बात से प्रभावित ना हो कि हाँ अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, चलो जी पैसा इन्वेस्ट कर दें। ऐसी सब बातों का ध्यान रखा गया और ऐसी बहुत सारी बातें जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आइए इसकी शुरुआत करें। तो सबसे पहले सेबी का जो एडवर्टाइजमेंट कोड है म्यूचुअल फंड्स के लिए, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं पर्टेनिंग टू सेबीज एडवर्टाइजमेंट कोड, वो यहां पर नीचे दिए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब विच इज वेरी क्लियर, जो पूरी तरह से क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स, कोई झूठी स्टेटमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई बायस्ड या डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये अजम्पशन और प्रोजेक्शंस ये जो हैं इस पर बेस्ड हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का टेस्टिमोनियल या कोई रैंकिंग बेस्ड और क्राइटेरिया यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जो रैंकिंग है कि हाँ जी मेरी रैंक 1 है, मेरी रैंक 2 है, ये बातें वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। समझे मेरी बात की नहीं? और ऐसी कोई अजम्पशन भी क्रिएट नहीं करनी, वहाँ पर कोई ऐसी प्रोजेक्शन नहीं दिखानी कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये आप ज़रूर दिखा सकते हो कि हमने पिछले समय में क्या किया, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इस अजम्पशन पर आने वाले समय की प्रोजेक्शन इतनी है। ये वर्ड्स आप नहीं बोल सकते। ये आप ज़रूर बोल सकते हो कि हमने पुराने समय में इतना रिटर्न दिया है,
1 साल में इतना, 3 साल में इतना, 5 साल में इतना या 10 साल में इतना, जो भी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आने वाले समय में भी इसी बेसिस पर आपको इसका रिटर्न देंगे। ये आप बात वहाँ पर नहीं कह सकते। और किसी भी हाल में जब आप वो एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करोगे, इस तरह से ऐसी कोई उसकी डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई उसके अंदर धोखा खा जाए, डिस्गाइज में आ जाए। कोई ऐसी बात उसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं कहनी जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या उसे ना कहने से, यानी उसका ओमिट कर देने से इन्वेस्टर जो है वो मिसलेड हो जाए। यानी अगर आपने कोई बात एक्स्ट्रा बता दी, ज़रूरत से ज़्यादा बता दी, डायरेक्टली बताई कि इनडायरेक्टली बताई, या आपने कोई बात छुपा ली, इनमें से किसी भी एक तरीके से अगर इन्वेस्टर प्रभावित होकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट को नहीं करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट करनी अलाउड नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरह का कोई स्लोगन नहीं होगा जिसे एग्जैजरेट करके या अनवारंटेड तरीके से बताया गया हो, या कोई इस तरीके का स्लोगन जो कि एक्चुअली उसके नेचर और रिस्क और रिटर्न को, जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड है, उसको डिटेल बता रहा है। उसको लग रहा है कि स्लोगन जैसे अगर आपने करोड़पति बनना है तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो एग्जैजरेट कर दिया चीज़ों को कि हाँ जी हमने तो इससे अरबों रुपए जो है अरबों रुपए कमा लिए, हमारे जितने इन्वेस्टर्स ने वो पता नहीं क्या से क्या हो गए। तो कहने का मतलब ये कोई भी अनवारंटेड इस तरह का स्लोगन भी नहीं देना कि समझदार व्यक्ति केवल ICICI का ये वाला म्यूचुअल फंड ही खरीदते हैं भाई, बाकी सबका पता नहीं कैसे लोग हैं। तो इसका मतलब ये तो एक कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे सारे बंदों को नीचा दिखा रहे हो आपके। अच्छा आप बाकियों में कर रहे हो, उसकी तो वैल्यू नहीं है, ये तो ICICI की वैल्यू है। जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? तो एक तरह से ये अनवारंटेड स्लोगन था, कोई ऐसी बात जो उनको चुभे और उस कारण से वो लोग आएँ, या कोई भी ऐसी चीज़ पॉजिटिव बता देना बढ़ा चढ़ा के, वो सब चीज़ें इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में एडवर्टाइजमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? और कोई भी सेलिब्रिटी, वो कह रहे हैं जी इस एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं होगा। सेलिब्रिटी को अगर बुलाया है तो आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में किन को बुलाया है। जो वो कह रहे हैं जो आपने MFI बनाई वो करे भाई। म्यूचुअल फंड के लिए आपने एक जो एसोसिएशन बनाई है वो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करे, सभी को करे, और उसके बाद उसके बारे में ज्ञान दे। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है ये अपने आप जानने दीजिए उन्हें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो एडवर्टाइजमेंट को अगर आपने फ्रेम करना भी है, इट शैल नॉट बी सो फ्रेम्ड एज टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उस चीज़ में एक्सपीरियंस तो होता नहीं, उनकी नॉलेज कम होती है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा इसको इस बात का मालूम तो है नहीं, चलो इसको ऐसे फंसा लेते हैं। ऐसे अगर कोई वर्ड्स बोल दिए तो भैया आपको ये चीज़ अलाउड नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ये इंक्लूजन ऑफ एक्सेसिव डिटेल्स, ये सब नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके सामने अगर किसी ने कहा जी हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ये लो जी 200 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ लो आराम से, 300 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ लो, हमने सारी बातें सर लिख दी हैं। अब पढ़ने वाले को उसकी अंग्रेज़ी भी नहीं आती, मान लो हिंदी में है तो उसको हिंदी समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? क्योंकि उसके अंदर भाषा ही ऐसी लिखी है, ऐसे टेक्निकल, ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजी, ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना दी कि उसको उसका इम्पैक्ट ही समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर इन्वेस्टर डिट्रैक्ट होकर कहे चल भाई तुम खरीदो, इतना कौन पढ़ेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए? दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। Advertisement shall contain information that is timely and consistent with the disclosures made in the scheme information document, statement of additional information and the key information memorandum. My dear friends, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कीम डॉक्यूमेंट है वो सारी की सारी जो स्कीम इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें मिलनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सारे डिस्क्लोजर्स आप ज़रूर करोगे, समय रहते करोगे, लेकिन कोशिश ये करोगे कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा टेक्निकल, ज़रूरत से ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए। उसे इस तरीके से लिखा जाए कि सामने वाले को वो बातें समझ में आए। इनडायरेक्टली किसी को फंसाने का प्रयास करने वाली इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट?
उसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा आईसीआईसीआई का तो भैया सबसे बेस्ट है जी, बाकी सब मतलब बाकी सब पानी कम चाय है। यानी इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं बनेगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे को डिसक्रेडिट करती हो, यानी दूसरे को नीचा दिखाती हो और अनफेयर कंपैरिजन करती हो, राइट। एडवर्टाइजमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय स्टैंडर्ड वार्निंग जो कि लेजिबल फॉन्ट्स में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। म्यूचुअल सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, यानी वही बात जो मैंने अभी हिंदी में आपको सुनाई थी, राइट, कि जोखिम ये सारे के सारे निवेश बाजार जो है जोखिम के अधीन है, तो इसीलिए जो है आप स्कीम के डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़िए। नो एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड शैल बी मेड टू द स्टैंडर्ड वार्निंग, ध्यान रखिए आप इस स्टैंडर्ड वार्निंग को आगे पीछे भी नहीं कर सकते, वो शब्द हमेशा और हमेशा हर एडवर्टाइजमेंट में सेम रहेंगे, आप इनको भी चेंज नहीं कर सकते, समझे मेरी बात के नहीं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डबल हो गया, इसको मैं डिलीट कर, ठीक है ना। ये वही सेम ऊपर वाला जो भी हमने पढ़ा है, ये एज इट इज़ वही पॉइंट्स दोबारा से गलती से इसमें आ गए, तो आप इसको भूल जाइए। ये हो गया कंप्लीट, राइट। अच्छा, अब ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब वो स्टैंडर्ड जो ये बातें बोलनी होती है वो इतनी छोटी छोटी इतने छोटे फॉन्ट में लिख देते हैं क्योंकि बंदा पढ़ ही नहीं सकता, और बोलते वक्त वॉइस ओवर इतनी तेज़ कर देते हैं कि वो बात ही समझ नहीं आती। तो बिगिनिंग में क्या था, उसे बिल्कुल जो है इसी तरीके से बड़ी लंबी मतलब एक लाइन होती थी, बोल देते थे, और उसे इतने छोटे से टाइम स्पैन में बता देते थे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जब ये बात कहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो वर्ड्स पढ़ते हैं, कितने नंबर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 वर्ड्स हैं। इन 14 वर्ड्स को कम से कम 5 सेकंड तक क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका, कम से कम 5 सेकंड तक आपको दिखाने भी पड़ेंगे और सुनाने भी पड़ेंगे, वॉइस ओवर भी होना चाहिए, विजुअल भी होना चाहिए, और इस तरीके से आप उसे बताएंगे कि वो आप जैसे पढ़कर सुना रहे हैं तो तरीके से सुनाई दे रहा है। आइए ज़रा देखें, ये देखिए गिनती करना आप शुरू कर दीजिए कि ये कितने सेकंड के लिए बोलेगा, इस वक्त कितने सेकंड है, आइए सुने। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, ये लगभग 6 सेकंड की थी। ये देखिए, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा, ये देखिए इसको अगर मिनिमाइज़ कर सकूं, मिनिमाइज़ तो नहीं पा रही, आइए ज़रा इसमें नहीं हो पा रही, शायद आपको ये सेकंड्स नज़र ना आ रहे हो, राइट, लेकिन आप घड़ी के ऊपर भैया निगाह डालिए। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये पूरे के पूरे 5 सेकंड की थी मिनिमम, जो मिनिमम टाइम दिया है 5 या 6 सेकंड की थी। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे कि वही शब्द क्या लिखा है, इन ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स द स्टैंडर्ड वार्निंग इन विजुअल एंड अकम्पनिंग वॉइस ओवर रीआइट्रेशन, यानी न सिर्फ विजुअल में लिखा हो बल्कि वॉइस ओवर भी होना चाहिए, यानी उसको सेम चीज़ को बोल भी रहे हों, ऑडिबल होना चाहिए, सुनाई दे रहा होना चाहिए, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में। जैसे कि क्या बताया गया है, स्टैंडर्ड वार्निंग, चाहे वो विजुअल हो या वॉइस ओवर हो, उसके जो ये 14 शब्द हैं, these should be running for at least 5 seconds, कम से कम 5 सेकेंड में बी कंसिडर्ड एज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी 14 शब्द कम से कम 5 सेकेंड के आगे लिखे हुए भी नजर आए और बोलते हुए भी नजर आए तो हम उसे क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मानेंगे। एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय म्यूचुअल फंड शैल बी इन टर्म्स ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ सेबी, ये याद रखिएगा, जो 6th शेड्यूल है उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। इन एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल म्यूचुअल फंड शैल कंपनी विद द फॉलोइंग, शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग। तो ये आपने देख लिया कि एडवर्टाइजमेंट में भी मैंने आपको सेम चीज़ दिखा दी। अच्छा, इसके अलावा भी एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी बनी है और सभी में आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको यही नज़र आएगा कि कम से कम 5 सेकंड की तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है 5 सेकंड का जो ये है वार्निंग आती ही आती है, ठीक है ना।
While advertising payout of dividends, all advertisements shall disclose the dividend declared or paid in rupees per unit, along with the face value of each unit of that scheme and the prevailing NAV at the time of declaration of the dividend. अब वो कह रहे हैं अगर कोई लोग सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो डिविडेंड के ऊपर शोर मचाएंगे, परसेंटेज के ऊपर शोर मचाएंगे कि हाँ जी हमने इतना परसेंट 200% डिविडेंड दे दिया। अब कहानी आती है कि आपने 200% बता दिया, लेकिन परसेंटेज तो कुछ भी नहीं हो सकता, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, समझे मेरी बात की नहीं। तो उसके साथ पर यूनिट भी बताओ जी, पर यूनिट पे कितना दिया है, उसके साथ ये बताओ कि उस समय फेस वैल्यू उसकी क्या है और उस समय NAV क्या थी, समझे मेरी बात की नहीं। जैसे कि मैं आपको इसी सेम चीज़ को शेयर्स के हिसाब से बताता हूँ कि एक शेयर है जो कि 1,00,000 रुपए का शेयर है, लेकिन वो पर शेयर जो डिविडेंड देता है वो मान लो 200 रुपए देता है, तो 1,00,000 रुपए की चीज़ के आगे 200 रुपए का डिविडेंड क्या चीज़ हो गई, या 100 रुपए का डिविडेंड पर शेयर क्या चीज़ हो गई, कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो यही है कहानी कि आपको शोर तो मचा दिए 200 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। अरे भाई शेयर भी तो मार्केट से 1,00,000 रुपए का मिल रहा है वो, या 30,000 का मिल रहा है, या 50,000 का मिल रहा है, तो आपने उसके हिसाब से तो डिविडेंड कम दिया। तो ये जो है ये डिपेंड करेगा, समझे मेरी बात क्या नहीं। तो इसीलिए वो बोला गया कि NAV भी बताओ, उसकी फेस वैल्यू भी बताओ क्या थी, और आप पर यूनिट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करो, ताकि सामने वाला जो इन्वेस्टर है वो उससे कंफ्यूज ना हो। फर्दर फॉर पे आउट ऑफ डिविडेंड एट मेच्योरिटी ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम्स, जिनका कंप्लीशन होता है, क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि उसकी एक डेट जो है फिक्स की हुई है, उसी के कंप्लीशन के दौरान आपको मिलेगा। या जो इंटरवल स्कीम है, हाँ जी हर मान लो ये 4 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, हम हर साल बाद अपना डिविडेंड देंगे, तो भैया उसके हिसाब से बताओ, हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। AMC शैल एडवर्टाइज दैट द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंटरवल पीरियड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बताना पड़ेगा, AMC को बताना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि जी हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम इसमें क्या करेंगे, आपको हर इंटरवल पीरियड पे इतना डिविडेंड पे आउट करेंगे, या मान लीजिए ये ख़त्म हो जाएगा तो इतना डिविडेंड हम आपको देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्क्लोजर करनी पड़ेंगी। लेकिन मान लीजिए कोई ओवरनाइट फंड है, कोई लिक्विड फंड है, क्या कोई मनी मार्केट फंड है, यानी आप शॉर्ट टर्म के फंड्स की बात कर रहे हो यहाँ पर, वेयर इन इन्वेस्टर्स हैव वेरी शॉर्ट होराइजन, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें परफॉर्मेंस आप केवल एनुअलाइजेशन ऑफ यील्ड से बता सकते हो कि एक साल के लिए हमने जो काम किया हमारी उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। इफ़ अ परफॉर्मेंस फिगर इज अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 7 days या 15 days या 30 days प्रोवाइडेड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एन अनरियलिस्टिक और मिसलीडिंग पिक्चर, और फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, तो यहाँ पर भी आप एडवर्टाइजमेंट जब दे रहे हो तो एनुअलाइजेशन यील्ड उसको बता सकते हो, समझे मेरी बात के नहीं। कम से कम उसके पीछे क्या होना चाहिए, इतना आपका डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि हमने इतने टाइम के लिए इसे चलाया है, राइट। तो उसी के बेसिस पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही जो मिसलीड कर रही हो, ऐसा कोई उसमें शब्द नहीं आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो अब जो आती है कहानी वो है हमारी नेक्स्ट, डिस्क्लोजिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो बातें होंगी वो कैसे बताई जाएंगी, तो डिस्क्लोजर ऑफ परफॉर्मेंस की बात जब करें, परफॉर्मेंस का मतलब कि रिटर्न कितने दिए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर देनी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम 3 साल से ज़्यादा की है, यानी 3 साल उसे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो भैया अब आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी कि एनुअली आप कितना ग्रोथ कर रहे हो। तो वो जो परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट है म्यूचुअल फंड की, उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि साल दर साल आप कंपाउंडिंग कैसे कर पा रहे हो, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, सिंस द इंसेप्शन, यानी जब से उसे आपने फंड को चलाया था। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट के अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो इस हिसाब से, इस CAGR के हिसाब से आपके इतना अमाउंट हो गया होता, ताकि
वो जो भी इन्वेस्टर है वो 10,000 के हिसाब से अगर उसने 1 लाख लगाना है तो उसका अमाउंट क्या होता, यानी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडेबल हों, यानी एक एग्जाम्पल के ज़रिए उसे पूरी बात समझाई जा सके. इट शुड बी क्लियरली मैंशनड वेदर द डिस्क्लोज्ड परफॉर्मेंस इज ऑफ अ रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान. मैंने ये सारी बातें आपको पहले बता दी है कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है. फुट नोट में क्लियरली मैंशन होना चाहिए कि उनका एक्सपेंस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी उनकी एक्सपेंस रेशो है, ये सब चीज़ें डिटेल में बतानी होंगी, राइट. अब उसके बाद इफ द सेम फंड मैनेजर हैज़ नॉट मैनेज द स्कीम फॉर फुल पीरियड फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फुटनोट. जैसे कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर शेयर है जिसको, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है जिसको मिस्टर एक्स ने चलाया था पिछले 5 साल में, बहुत बढ़िया रिटर्न था जी. तो 1 साल 3 साल 5 साल बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने उस बंदे को बदल दिया, उस बंदे को चेंज कर दिया, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया. उसको आए हुए मान लीजिए 6 महीने हुए हैं, तो एडवर्टीजमेंट दे दी, देखो जी हमारे इस म्यूचुअल फंड को इतने साल हो गए, इतनी बढ़िया CAGR दी है. लेकिन क्या ये व्यक्ति जो इस वक्त उस फंड को मैनेज कर रहा है, क्या ये उसमें भी था? अगर ये उसमें नहीं था, उस समय कोई और था, ये नया आया है, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ पर ये मैनेजर बदल गया है. ध्यान रखिए, इस एडवर्टाइजमेंट में भी आपको फुट नोट में एक्सप्लेन करना होगा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मिस्टर एक्स थे, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मिस्टर वाई है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वेयर द स्कीम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस दैन 6 months, अभी तो 3 साल से ऊपर वालों की बात हो रही थी, लेकिन उसकी कहानी जब पिछले 6 महीने की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर वो 6 महीने से कम की है, देन पास्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट बी प्रोवाइडेड. फर्दर, if the scheme has been in existence for more than 6 months but less than 1 year, then simple annualized growth of the scheme for the past 6 months for the last day of the month end preceding the date of advertisement shall be provided. तो अब आपको पता है कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए भाई, 6 महीने से अगर कम है तो कोई परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं है उसकी, कि उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है जी, जो भी हो, चाहे बढ़िया ही हो चाहे बेकार ही हो. लेकिन मान लो 6 महीने ज़्यादा हो गए लेकिन 1 साल से कम हुए, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में कोई कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं होगी, क्योंकि अभी तो साल ही पूरा नहीं हुआ, तो कंपाउंडिंग कहाँ से होगी, एनुअल कहाँ से निकल के आएगी? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्योंकि वो 1 साल से कम है, तो सीधा सिंपल एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट बता दो कि इस दौरान जो है किस ग्रोथ से वो इंक्रीज हुआ है पिछले 6 महीने में. समझ में आई? जैसे कि सितंबर चल रहा है, तो सितंबर से पिछले है महीना था अगस्त, तो उसकी लास्ट जो डेट है ना, वहाँ से पिछले 6 महीने दिखा दो कि उस 6 महीने में कितना रिटर्न उसका आया है. एडवर्टाइजमेंट में आपको इसका डिस्क्लोजर करना होगा. लेकिन अगर कोई मनी मार्केट स्कीम है या कैश या कोई लिक्विड स्कीम है, यानी यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वेर इन इन्वेस्टर्स हैव वेरी शॉर्ट होराइजन, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको परफॉर्मेंस साल दर साल क्या बताएंगे? द परफॉर्मेंस कैन बी एडवर्टाइज्ड ओनली बाय सिंपल एनुअलाइजेशन ऑफ यील्ड इफ अ परफॉर्मेंस फिगर इज अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 7 days और 15 और 30 days. तो आप उतने ही समय का 7 दिन 15 दिन या 30 दिन उसके हिसाब से बता दो, उसी को जो है सिंपल एनुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दो. फर्दर, इट शुड नॉट गिव एन अनरियलिस्टिक और मिसलीडिंग पिक्चर अबाउट द परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम. ये बात भी हमारी यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है ना? इससे जैसे पॉइंट हमने पहले भी पढ़े थे अभी, लेकिन आपको उसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है. तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में ये सब बातें बताई थी कि आप जब म्यूचुअल फंड को देख रहे हो तो आप उसे निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो, सेंसेक्स से कंपेयर कर रहे हो, मनी मार्केट कोई स्कीम आती है तो उसे 1 साल के ट्रेजरी बिल से कंपेयर कर रहे हो. समझे मेरी बात कि नहीं? तो इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. कोई आर्बिट्राज फंड आया था, डेट स्कीम जितनी है वो सारी की सारी आप 1 साल के ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट के, उससे कंपेयर करते हो. तो आप क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आपके सामने एक तरह से बेंचमार्क आ गया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. तो क्या करोगे आप? फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन
हर एक का सिमिलर रिटर्न INR में होगा बाय वे ऑफ CAGR, ताकि आप मैक्सिमम किसकी भी जो है CAGR को कंपेयर कर सको, ठीक है ना। बेंचमार्क आपके लिए क्या है, इक्विटी स्कीम है तो भैया सेंसेक्स या निफ्टी से कर दो, जितनी भी डेट स्कीम है या 1 साल तक के जितने भी मेच्योरिटी है, और आर्बिट्राज फंड, ये जिनका शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था मैं, उन सभी को आप 1 साल के ट्रेजरी बिल से कंपेयर कर दो। लेकिन जो डेट स्कीम ऊपर से कवर नहीं हो रही, यानी वो 1 साल से ज़्यादा वाली हैं, तो उनको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 10 साल वाली सिक्योरिटीज़ हैं, आप उनसे कंपेयर करोगे, उसे बेंचमार्क माना जाएगा और आप कहोगे कि देखो हमने इस बेंचमार्क को बीट किया है, हमारा फंड बढ़िया है। जैसे आप पिछले वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो इस फंड ने इसको बीट कर दिया बेंचमार्क को, लेकिन इसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। याद है कि नहीं है, जाके दोबारा देखो। फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 10 साल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी से कंपेयर करोगे। कोई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है या मल्टी एसेट एलोकेशन है, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो इसको भी आप सेंसेक्स या निफ्टी से ही कंपेयर करोगे। कोई इक्विटी सेविंग आ गई, जैसे ELSS वगैरह आ जाते हैं, है ना, तो भैया उसे भी 10 साल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी से कंपेयर करोगे। कोई रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड आ गया, उसको सेंसेक्स या निफ्टी से कंपेयर करोगे। इंडेक्स फंड आ गया, ETF आ गए, फंड ऑफ फंड्स आ गए, उसको अप्रोप्रिएट बेंचमार्क से कंपेयर करोगे। जो भी अंडरलाइनिंग एसेट है, जो भी आपके ऊपर है, जो भी ऊपर गिवन है, ठीक है, इनमें से जो भी अंडरलाइनिंग एसेट होगा, यानी जिसके बेसिस पर भी आपने इंडेक्स फंड को चुना है, ETF को चुना है, या आपने फंड ऑफ फंड्स को चुना है, तो उस केस में कोई ना कोई तो अंडरलाइंग एसेट होगा ही होगा। आपने इंडेक्स फंड बना दिया, मान लीजिए आपने बनाया बैंकिंग का, तो भैया बैंकिंग वाले से बेंचमार्क से कंपेयर करो, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से उसका जो भी अंडरलाइंग एसेट होगा, कोई गोल्ड का ETF है तो उसको गोल्ड से कंपेयर करो। तो आपको इसी तरीके से उसका कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा अंडरलाइंग एसेट, और उसको अप्रोप्रिएट बेंचमार्क ढूंढना पड़ेगा, उससे आपको कंपेयर करके उसके दिखाना होगा। दीज डिस्क्लोजर्स शेल फॉर्म पार्ट ऑफ सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड ऑल एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे इस बात को कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस बात को अच्छी तरह आपको समझना होगा, ठीक है। तो अब कहानी क्या आती है, अब आती है बात कि कौन व्यक्ति, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने फंड मैनेजर की बात बताई थी कि फंड मैनेजर जो है कौन है, उसने कितने सालों से बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है, उसके द्वारा मैनेज किए गए फंड ने कितना CAGR दिया है, उसने बेंचमार्क को कितने % से बीट किया है, निफ्टी को कितने टाइम से कितने % से बीट कर दिया है, उससे ज़्यादा लाया या कम लाया, ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। यानी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट को जब आप बता रहे होगे, उसकी परफॉर्मेंस को बता रहे होगे, तो उसमें परफॉर्मेंस डेटा ऑफ जितनी भी स्कीम है, जितने भी फंड मैनेजर हैं, उनको भी बताना होगा इस फंड मैनेजर ने क्या क्या किया, उसकी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। अब कहानी ये आती है कि एक फंड मैनेजर एक से ज़्यादा स्कीम्स को भी मैनेज कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लोज एंडेड बना दी, अब उसको तो आपने एक बार बना दिया, उसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो ओपन एंडेड होते हैं वो, उनमें तो बार बार कंपेयर करना पड़ेगा, बार बार पैसा आएगा, तो भैया फंड मैनेजर की ड्यूटी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक फंड मैनेजर एक से ज़्यादा जो है AMCs को, और एक से ज़्यादा फंड्स को जो है वो मैनेज कर रहा है। तो अगर 1-2 है तो अलग बात है, लेकिन मान लो अगर एक ही व्यक्ति 6 से ज़्यादा फंड मैनेज कर रहा है, तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो जो स्कीम्स वो मैनेज कर रहा है, उसकी टॉप 3 और टॉप बॉटम नहीं बोलना चाहिए, टॉप 3 एंड बॉटम से 3, ऊपर से 3 और नीचे से 3, टॉप 3 और बॉटम 3, यानी जो सबसे बढ़िया कर रहे हैं परफॉर्मेंस वो 3 भी बतानी पड़ेंगी, और जो सबसे बेकार कर रहे हैं उसकी वो भी आपको बतानी होंगी। वो डेटा भी आपको एडवर्टाइजमेंट में शेयर करना होगा, ताकि उस व्यक्ति की जो बहुत ही बढ़िया स्कीम है उसको तो शोर मचा दिया, लेकिन बाकी स्कीम्स के बारे में बताया नहीं। ऐसा ही तो होता है कि मान लिया जाए हम 7 चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं,
साथ में से मान लो 3 चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं, 4 चीज़ें बेकार कर रहे हैं, तो 4 को बताओ मत, 3 को बताओ। ये काम नहीं चलेगा। इसीलिए बोला है कि आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम 5 बतानी होंगी। नो, आपको ऊपर की 3 और नीचे की 3, टॉप 3 और बॉटम 3, ये आपको एक्सप्लेन करनी होगी ताकि पता लग जाए कि उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या है और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है। यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। समझे मेरी बात की नहीं? तो बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर कट समझाई जाए। समझे? ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से छुपाई नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज एडवर्टाइज्ड, the advertisement shall also include the performance data of all the other schemes managed by the fund managers of that particular scheme. Such performance data of the other schemes managed by fund managers shall be provided as follows. ये जो मैंने बात बताई आपको वही आ रही है अब। Performance of the other schemes managed by the fund manager along with their respective schemes benchmark, के किस benchmark से कंपेयर हो रही है, उनकी CAGR के साथ 1 साल, 3 साल, 5 साल क्या परफॉर्मेंस दी, सब एक्सप्लेन करो। और अगर 6 से ज़्यादा स्कीम्स जो है वो व्यक्ति मैनेज कर रहा है तो AMC को डिस्क्लोज करने पड़ेंगी टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स, कि हाँ जी ये तो 10 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं और ये लो टॉप 3 का डेटा ये है और टॉप के साथ बॉटम 3 का डेटा ये है, ताकि कंपेयर कर लो जी इसका आज तक इन एडवर्टाइजमेंट में जो जो चीज़ें इस फंड मैनेजर के द्वारा दी गई हैं वो हमने सब एडवर्टाइजमेंट में ही एक्सप्लेन कर दी है। हाउएवर इन सच केसेस AMCs shall ensure that a true and fair view of the performance of the fund manager is communicated by providing additional disclosures if required। तो जो ज़रूरत होगी तो एडिशनल जो है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन ये मिनिमम इंफॉर्मेशन तो आनी है। समझे मेरी बात के नहीं? और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लो फुल पीरियड के लिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर उस पर्टिकुलर स्कीम को मैनेज नहीं कर रहा, 5 साल 7 साल हो चुके हैं, 5 साल किसी और ने मैनेज किया, 2 साल किसी और ने मैनेज किया, तो ऐसी स्थिति में फुट नोट में ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी होंगी इफ इट इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय द सेम फंड मैनेजर। फर्दर फॉर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द इंटरनेट इनेबल्ड मीडिया, mutual funds shall be permitted to provide an exact website link to such summarized information, जहां से आप उस फंड मैनेजर की सारी किए हुए मैनेज्ड फंड्स को जो है आप एक्सप्लेन कर पाएँ। उसका लिंक दे दीजिए, वो सारी परफॉर्मेंस दिखा दें, आप उसका लिंक देना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट वेबसाइट बतानी पड़ेगी, लिंक देना पड़ेगा। एग्जैक्ट वेबसाइट लिंक का मतलब ये कि सीधा उस पेज पर क्लिक करके वही डिटेल निकले, ये नहीं कि खाली वेबसाइट का लिंक दे दिया। वेबसाइट में तो पता नहीं हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं भाई, लेकिन आपने जो एक चीज़ देनी है जिसका वो तो पूरा एग्जैक्ट लिंक, यानी जैसे ही क्लिक किया तो सीधी वही इंफॉर्मेशन खुले, बाकी कोई इंफॉर्मेशन ना खुले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शब्द यूज किया गया एग्जैक्ट। देख रहे हो? तो ये सारी की सारी कहानियां दोस्तों जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, और इसके बाद सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से जुड़ी हुई बातें एट इंडस्ट्री लेवल। आइए जरा इसके बारे में बात करें। सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, बोल दिया एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी के। जी फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रमोट कर लो जी आप। सेलिब्रिटी जो है म्यूचुअल फंड के, वो इन कंडीशंस पर काम करेंगे क्या कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट shall not promote a scheme of a particular mutual fund or be used as branding exercise of mutual fund या mutual fund house या AMC। ऐसा नहीं होगा। Expense towards such celebrity endorsement shall be limited to the amount that aggregated by mutual fund at the industry level। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री लेवल, इसीलिए AMFI जो है म्यूचुअल फंड से ये बुलवाता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, बताने के लिए। प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, विच फीचर्स अ सेलिब्रिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड। जैसे कि आइए एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। सचिन सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे?
40, धोनी सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39. डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। डिस्ट्रैक्ट? सॉरी सर, सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो, रिलैक्स्ड। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा. उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो. हर महीने की बात जब यहाँ बात की जा रही है तो ये नहीं कह रहे जी एक ही बार कर दो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो रही है। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्यों साइड में बैठ के देख रहे हो? तो आ जाओ मैदान में, सही है सर। अब खेल लें। 5 सेकंड की वो जो 14 शब्दों की बात मैंने आपको बताई थी वो अब आएगी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पूरे 5 सेकंड की बनाई है, कंप्लीट 5 सेकंड्स। सो ये जो है यहीं पर इसे सेम बात बताई जाती है कि वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर की। अब ये अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़, ये सारी बातें जो हैं ये किस तरह से कम्युनिकेशन होगा ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अगले सेशन में इसकी सारी की सारी बात होगी। फिलहाल के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।